जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं ज्योग्राफी विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो है प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहते। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी जो है आपको जो है दो शब्दों से मिलकर बनना है। वैसे जो है ज्योग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द है। जियो के मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, अर्थात जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, उसके बाद जो ब्रह्मांड यूनिवर्स किसे कहते हैं, तो ये सब जो है जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहले तो समझेंगे कि ज्योग्राफी, ठीक है, क्या है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी माने होता है भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी माने क्या होता है भूगोल। अब हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द, यूनानी भाषा के दो शब्द जियो के मतलब हो गया पृथ्वी और एक हो गया आपको ग्राफी। ग्राफी का मतलब हो गया वर्णन। वर्णन से मिल कर के बना है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। क्या है? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, क्या है? पृथ्वी का वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, जिसका अर्थ है या अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अब चलते हैं, पढ़ेंगे क्या चीज़ पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रोनॉमी मतलब हो गया खगोलीय विज्ञान। भूगोल में क्या पढ़ेंगे, खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान समझेंगे, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है सो पढ़ेंगे। उसे सबसे पहले समझेंगे कि खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो खगोलीय विज्ञान जो है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि खगोलीय विज्ञान जो है ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलीय विज्ञान कहता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है खगोलीय विज्ञान कहता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है खगोलीय विज्ञान कहलाता है। अब सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं जिसको हम अध्ययन करते हैं वो क्या है, खगोलीय विज्ञान है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान कहलाता है, खगोलीय विज्ञान कहलाता है। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे, दूसरा नंबर जो है ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलीय विज्ञान कहलाता है, तो ब्रह्मांड समझेंगे ना कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के बारे में भी तो जानकारी होना चाहिए। तो ब्रह्मांड में जो है, अब देखिए ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यूनिवर्स जो है किसे कहते हैं, तो आकाश में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं, आकाश में जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है,
ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित होता है। अब ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक संख्या जो है किसकी है, तारों की है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स किसे कहते हैं, तो अब लिखिए आंसर में आप लिख सकते हैं दिखाई पड़ने वाले, दिखाई देने वाले लिखना है, ठीक है, सॉरी पढ़ने, दिखाई देने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो दिखाई देने वाली समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। दिखाई पड़ने वाले लिख लीजिए, ठीक है, सेंटेंस अच्छा रहेगा। दिखाई पड़ने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड जो है क्या है, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है विस्तारित हो रहा है। आने वाले समय में जो है ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। किसकी है, तारों की है। समझ गए। ब्रह्मांड में जो है विस्तारित, ब्रह्मांड क्या है, विस्तारित हो रहा है। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है, ठीक है। तो ये था आपको जो है 2 प्रश्न हो गया कि एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान कहलाता है। और ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो दिखाई पड़ने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तारों की है। अब चलते हैं तीसरा सवाल। अब तारों है, देखिए ब्रह्मांड, यहाँ ध्यान देंगे कि एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलीय विज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्मांड समझेंगे कि किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड हो गया कि दिखाई पड़ने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तारों की है। तो स्टार माने क्या होता है, तारा। तो तारा किसे कहते हैं, ठीक है, तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं। तो चलिए लिखिए। तो तारा जो है आपको जो है लिखिए कि वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। अब देख लीजिए स्टार किसे कहते हैं, तो वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा हो और प्रकाश हो उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा समझने में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब पढ़ेंगे कि जो तारा जो है पढ़ लिए, वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। अब एक चीज़ गौर करेंगे कि वैसे 4 नंबर में आप नोट कर सकते हैं, तारा के बारे में समझ लेंगे। तारा के बारे में क्या समझेंगे कि जो है तारों का जो है ना, तारों का जीवन काल, तारों का जीवन काल लंबा होता है। ठीक है, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक क्या होता है? लंबा होता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। लिख लिए? उसके बाद लिखिए एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एवं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता। ठीक है, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तारा बनने से पहले जो है क्या था? तारा बनने से पहले होता है विरल गैस। अब चलिए विरल गैस समझते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। ज्योग्राफी मतलब भूगोल है। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के 2 शब्द यानी जियो के मतलब पृथ्वी और ग्राफी के मतलब वर्णन, उसके बाद जो है मिल करके बना है। यानी कि ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिल कर बना है। ज्योग्राफी जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिल कर बना है, जियो और ग्राफी। जियो के मतलब पृथ्वी और ग्राफी के मतलब वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन। उसके बाद समझेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया खगोलीय विज्ञान। अब खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में जो है अध्ययन करने वाले, ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो दिखाई पड़ने वाली समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। और ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक संख्या तारों की है। अब स्टार किसे कहते हैं? तो वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा जो है, तारा का जीवन काल जो है अत्यधिक लंबा होता है। तारा का जो है जीवन काल क्या होता है? अत्यधिक लंबा होता है। और वो क्या है? एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर क्या होता है? गुजरता है। अब क्या है कि तारा बनने से पहले जो है, तारा जो है बनने से पहले वो क्या होता है कि विरल गैस होता है। तो विरल गैस होता है, तो विरल गैस किसे कहते हैं वो समझेंगे। उसके बाद जो है तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं या नेमुला कहते हैं। देखिए तारा जब बनता है तो तारा बनने से पहले क्या होता है? वो विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले वह विरल गैस का गोला होता है।
तारा बनने से पहले वो विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं तो क्या होता है कि घने बादल के समान छा जाते हैं। घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, निहारिका या नेबुला कहते हैं। पूछेगा कि नेबुला किसे कहते हैं, निहारिका किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं तो क्या करता है कि घने बादल के समान छा जाता है। घने बादल के समान छा जाते हैं तो उसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है, जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें नेबुला या निहारिका कहते हैं। 8 में लिखा, जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारा का रूप कब लेगा, देखिए तारा का रूप तब होता है कि जब वो निहारिका क्या होता है कि जब नेबुला जो है संलयन विधि में दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब जाके वो क्या करता है कि तारा का वो रूप ले लेता है। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। ठीक है, किसका रूप ले लेता है, तारों का रूप ले लेता है। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। 9 पॉइंट में लिखेंगे, तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है, यानी He में। तारों में हाइड्रोजन का संलयन, तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में यानी He में होते रहता है। तारों में ईंधन का प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारे में ईंधन क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में। तारे में ईंधन कैसा होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे में ईंधन कैसा होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन He में होते, He मतलब हीलियम में होते रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अब 10 पॉइंट में है कि तारों का रंग उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तारों का रंग क्या करता है, उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए कि तारों का जो है रंग कैसा था, नीला और सफ़ेद रंग रहेगा, तो तारा कैसा अवस्था में हो जाएगा, युवा अवस्था में। और युवा अवस्था का जो है उच्च तापमान हो जाता है। ठीक है, अगर तारों का जो है रंग पृष्ठ तनाव के कारण अगर तारों का रंग नारंगी रंग का होगा तो वो हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था में, जो मध्य तापमान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि लाल रंग, तारा का रंग जो है जब लाल रंग हो जाएगा तो वृद्ध अवस्था में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा निम्न तापमान, जो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके भविष्य तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये था आपका जो है तारा। उसके बाद जो है ध्यान रखेंगे कि तारा का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब चलेंगे हम जो है लाल दानव, जो है लाल दानव किसे कहते हैं, तो जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। ठीक है, देखिए लाल दानव क्या है, लाल दानव जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का रूप कब लेगा, जब तारा का ईंधन क्या होता है, समाप्त होने लगता है। जैसे कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है।
अब तारा का परिभाषा क्या है कि वैसी, बताइए तारा का परिभाषा क्या है? वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। तो सूर्य के पास अपनी प्रकाश भी है, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है, इसलिए वो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है कि लाल दानव यानी रेड गैंट, रेड गैंट मतलब जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, तो जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो क्या बन जाता है? वह लाल दानव का रूप ले लेता है। और लाल दानव का रूप क्या होता है? बड़ा होने लगता है। लाल दानव का रूप क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। तो समझिए, लाल दानव जब तारा का रूप बड़ा होने लगता है तो जब लाल दानव जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का रूप कब लेगा? जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगेगा तब लाल दानव क्या है? तब जो है आपका जो है लाल दानव का रूप ले लेगा। और लाल दानव का रूप क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए, लाल दानव जब तारा या सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का रूप होने लगता है, लाल दानव का रूप बड़ा होने लगता है। अब केस वन में क्या है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के, लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होगा तो वो श्वेत बावन बनेगा। ठीक है, वही जो है 1.44 से बड़ा होगा तो वो काला बावन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए केस वन में क्या है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत बावन बनेगा। और केस टू में क्या है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा का रूप बनेगा। ठीक है, अब क्या है कि श्वेत बावन को क्या कहते हैं? श्वेत बावन को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत बावन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। छोटा तारा श्वेत बावन छोटा तारा क्या है? देखिए, छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। जब छोटा तारा जो होगा, छोटा तारा जो है क्या है कि श्वेत बावन ही अवस्था में चमकते रहता है। अब जो चमकना बंद हो जाता है, श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो वो क्या होता है कि काला बावन का रूप ले लेता है और उस प्रकार जो है छोटे तारों का अंत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए श्वेत बावन क्या है? श्वेत बावन व्हाइट ड्वार्फ, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। छोटा तारा क्या है कि अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। छोटा तारा जो है क्या है कि श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। और काला बावन जो है कब होगा? काला बावन कब होगा? जब श्वेत बावन चमकना छोड़ देता है तो वो काला बावन का रूप ले लेता है। श्वेत बावन चमकना छोड़ देता है तो क्या होता है? वो काला बावन बन जाता है और इस प्रकार से जो है छोटे छोटे तारों का अंत हो जाता है। काला बावन ब्लैक ड्वार्फ, श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला बावन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। तो आज जो है ये 16 प्रश्न जो है ज्योग्राफी से था। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है ज्योग्राफी से संबंधित जो है ब्लैक होल, क्या कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, उसके बाद जो है स्टार, यूनिवर्स, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ जो है जानकारी आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए, लाल दानव क्या है कि लाल दानव जो है जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, क्या है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है
तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का रूप बड़ा होने लगता है। लाल दानव क्या है? लाल दानव जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का जो है रूप बड़ा होता, लाल दानव का रूप बड़ा होने लगता है। केस 1 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान केस 1 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो वह श्वेत बावन का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? श्वेत बावन का रूप ले लेता है या श्वेत बावन बनता है। केस 1 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान केस 1 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो वह अब श्वेत बावन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? श्वेत बावन। उसके बाद जो है केस 2 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के यदि केस 2 में, यहाँ ध्यान रखेंगे कि केस 2 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा होता है तो वह क्या बनेगा? अभिनव तारा का रूप बनेगा। किसका? अभिनव तारा का रूप बनेगा। अब श्वेत बावन व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत बावन इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। अब देखिएगा, जितने भी छोटा तारा है वो किस रूप में चमकता है? श्वेत बावन के रूप में चमकता है। ठीक है, और श्वेत बावन के रूप में चमकता है तो श्वेत बावन को किसे कहते हैं? जीवाश्म तारा। तो छोटा छोटा तारा क्या हो गया? जीवाश्म तारा हो गया। तो यहाँ जो है श्वेत बावन इसे जीवाश्म तारा कहते हैं और छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। देखिए श्वेत बावन व्हाइट ड्वार्फ इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन ही अवस्था में चमकता है। अब देखिए काला बावन श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला बावन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। छोटे तारों का अंत कब होता है? जब श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो धीरे धीरे जो है छोटे तारों का अंत होने लगता है। इसलिए जो है काला बावन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ, श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला बावन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये 16 प्रश्नों का उत्तर जो है जानकारी कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। अब क्या है कि डेली आपको इसी प्रकार से जो है एक वीडियो अपलोड होते रहेगा ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियो के माध्यम से जो है इधर उधर जो है मोबाइल में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, कम से कम सुनकर जो है अपना जो है ये प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।